बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का जो लेक्चर है चैप्टर नंबर 11 है और उसमें हम थर्मोकेमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इसको जो है हम आज अभी पढ़ेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये टर्म क्या बता रहा है, हम क्या समझना चाह रहे हैं, हम क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं। ये सारी बातें हमने आज इन चीज़ों में देखनी होगी। जब हमारे पास ये चीज़ें आ जाएंगी, हमें समझ आ जाएगा, तो फिर हम अपने टॉपिक को आगे की तरफ ले जा सकते हैं। देखें, ये चूँकि अब यहाँ जो एनर्जी, पहली बात यहाँ पे आ रही है एनर्जी। एनर्जी क्या है? एक्चुअली एनर्जी एक पावर है। एनर्जी क्या है? एनर्जी एक पावर है। द एबिलिटी टू डू वर्क है। द एबिलिटी टू डू वर्क, कोई काम है, वो काम करना है। उस काम को करने के लिए जो एबिलिटी चाहिए, उस एबिलिटी को एनर्जी कहते हैं, उस एबिलिटी को पावर कहते हैं। या किसी भी काम करने की जो सलाहियत है, उस सलाहियत को क्या कहते हैं? हम एनर्जी और पावर का नाम दिया जाता है। हम यहाँ पे जो एनर्जी से रिलेटेड बातें हैं वो एक्चुअली हम केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड बातें करेंगे। केमिकल रिएक्शंस से जो रिलेटेड बातें हैं वो बातें हमने यहाँ पे करनी है। तो केमिकल रिएक्शंस में हमने क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि द प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन क्या है? एक प्रोसेस है। द प्रोसेस इन विच क्या होता है? इन विच बॉन्ड इज ब्रोकन, बॉन्ड टूट जाता है। बॉन्ड इज ब्रोकन इनटू आइंस, आइंस में बॉन्ड टूट जाता है। प्रोसेस इन विच बॉन्ड इज ब्रोकन इनटू आइंस, फिर क्या करता है? देन लेटर, इसके बाद आइंस बाइंड टूगेदर, मिल जाते हैं टूगेदर टू फॉर्म, टूगेदर टू फॉर्म न्यू बॉन्ड्स। न्यू बॉन्ड्स बनाना चाह रहे हैं, टू फॉर्म न्यू बॉन्ड्स। इस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इस केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा होता है? केमिकल रिएक्शन के दौरान वन सब्सटेंस, केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है वन सब्सटेंस वो कन्वर्ट हो जाता है, वन सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाता है इनटू एन अदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस में, एन अदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ये केमिकल रिएक्शन में ये सारा काम हो रहा होता है। अब बात आती है कि बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड का टूटना। बॉन्ड के टूटने के लिए फिर क्या ज़रूरी है? कोलिजन ज़रूरी है। कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस, मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस, कोलिजन होता है। मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे के साथ टकराते हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं, ये इसको कोलिजन कहते हैं। लेकिन कोलिजन में फिर फ्रूटफुल कोलिजन अगर है, इफ कोलिजन इज फ्रूटफुल कोलिजन है, अच्छा कोलिजन है, या इफेक्टिव कोलिजन है, या और इफेक्टिव कोलिजन है, जो कोलिजन है वो इफेक्टिव भी है। तो अगर इफेक्टिव कोलिजन है देन फिर
प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, फिर जाके प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, अगर वैसे टकरा रहे हैं तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है। सिर्फ टकराना मकसद नहीं है, इफेक्टिव कोलिजन मकसद है। इफेक्टिव कोलिजन करवाना है। जब तक ये इफेक्टिव कोलिजन नहीं करेंगे, इनसे कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो हमें प्रोडक्ट नहीं मिलता है। तो ये जो कोलिजन करवाना है, कोलिजन करवाने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी हमें चाहिए होती है। उस एनर्जी को इंटरनल एनर्जी कहते हैं। अब ये कौन सी थोड़ी सी एनर्जी है? जो इसके अंदर मौजूद होनी चाहिए, जिसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। अगर इसके अंदर वो एनर्जी मौजूद है तो उसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। लेकिन ये इतना नहीं है, ये आगे जाके और भी एक्सपेंड होता जा रहा है। ये स्टार्टिंग में हम इस बात को सामने रख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो इंटरनल एनर्जी है, ये इंटरनल एनर्जी हो रहा है। अब यहाँ पे बॉन्ड टूट रहे हैं, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। देखो एनर्जी कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड है। एनर्जी रिक्वायर्ड कहाँ? टू ब्रेक बॉन्ड, बॉन्ड को तोड़ना है, ब्रेक बॉन्ड, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़रूरत है। और कहाँ है? टू इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन करवाना है। इसके लिए इफेक्टिव कोलिजन करवाना है, इसके लिए बॉन्ड ज़रूरी है। तो इसके अलावा भी इसके एनर्जी ज़रूरी है। इसके अलावा भी अगर हम एक पॉइंट और बना देते हैं तो फिर उसको कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है? ये एक इंटरमीडिएट मिक्सचर है। इंटरमीडिएट मिक्सचर है ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में ये इंटरमीडिएट मिक्सचर है। अब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना है। इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है। ये सारी की सारी एनर्जी केमिकल्स के अंदर, रिएक्शन के अंदर छुपी हुई है। ये सारी जो एनर्जी है ये कहाँ मौजूद है? ये केमिकल्स के अंदर मौजूद है, केमिकल्स के अंदर छुपी हुई है। ये जो केमिकल्स के अंदर छुपी हुई है, इस छुपी हुई एनर्जी को इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो इंटरनल एनर्जी हम कैसे डिस्कस करेंगे? इंटरनल एनर्जी को अगर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं तो हमने ये कहना होगा कि द सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी, द सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी, the sum of all kinds of energy found in the components of system is called internal energy। तो इसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। अब ये जो ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी है, ये क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी। ये जो ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी है, ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी है, अब इसका क्या मतलब है? इस तरफ हम जा रहे हैं, इस तरफ डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी से यहाँ पे क्या मुराद है।
ऑल काइंड ऑफ एनर्जी में हम लेके आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स आर इन रेगुलर मोशन। मॉलिक्यूल्स क्या है? इन रेगुलर मोशन। तो ये किसकी वजह से है? ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से है। ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से है। मॉलिक्यूल्स आर इन रेगुलर मोशन, ये जो है ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से है, इसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसके अलावा डिस्टेंस between each other, ये जो रिलेटेड एनर्जी है, इस रिलेटेड एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे फिर ये पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। अब दूसरी बात जो काइनेटिक एनर्जी की है, जो काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास एक होता है ट्रांसलेशनल एनर्जी का मतलब है कि द एनर्जी, ऐसी एनर्जी which make a molecule, which make a substance to move from one place to other, एक जगह से लेकर दूसरे जगह मूव करने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत है, उस एनर्जी को ट्रांसलेशनल एनर्जी कहते हैं। तो ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी की किस्म है। अगर हम कोई दूसरी किस्म भी है तो उसको फिर हम कहते हैं रोटेशनल एनर्जी। दूसरी जो किस्म है वो है रोटेशनल एनर्जी है। ये फिर ऐसी एनर्जी है जो एक मॉलिक्यूल को अपने ही एक्सिस पर रोटेट भी करवा रही होती है। मॉलिक्यूल अपने एक्सिस पर क्या करता है? रोटेट कर रहा है, इसलिए इसको रोटेशनल एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी which make rotate a molecule on its same axis, इसको फिर रोटेशनल एनर्जी कहते हैं। और क्या है इसके बाद? वाइब्रेशनल एनर्जी भी इसी में छुपी हुई है। वाइब्रेशनल एनर्जी फिर कहाँ होती है? दी एनर्जी विच मेक टू वाइब्रेट, बस ये सिर्फ वाइब्रेट कर रहे हैं। वाइब्रेट द मॉलिक्यूल, वाइब्रेट द एटम्स इन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड वाइब्रेशनल एनर्जी। फिर ऐसे एनर्जी को फिर क्या कहते हैं? ये फिर वाइब्रेशनल एनर्जी कहलाता है। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि ये जो इंटरनल एनर्जी है, इस इंटरनल एनर्जी को हम ई से जाहिर करते हैं। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी है प्लस पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। इन सब को फिर हम क्या करते हैं? इसको ई से जाहिर करते हैं। इसका अपना जो SI यूनिट है वो है जॉल। The SI unit of energy, internal energy of
इंटरनल एनर्जी, इसकी जो इंटरनल एनर्जी है इज जॉल, ये जो है जॉल है। बट जो नॉन एसआई है, बट नॉन एसआई यूनिट है इज कैलोरीज, तो ये फिर कैलोरीज है, ये इंटरनल एनर्जी है, इसको फिर हम कैलोरीज कहते हैं। ये इनमें मौजूद होता है और ये अरेंजमेंट होती हैं। इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है कि मोशंस ऑफ पार्टिकल क्या है। इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है, किस बात पे डिपेंड करती है? डिपेंड अपॉन द मोशन, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, मोशन ऑफ पार्टिकल्स के जो मोशन है, इंटरनल एनर्जी पार्टिकल्स के मोशन पर डिपेंड करती है कि किस किस्म का मोशन है, और इंटरनल एनर्जी इस बात पर भी डिपेंड करती है, इंटरनल एनर्जी इस बात पर भी डिपेंड करती है कि टाइप ऑफ बॉन्ड क्या है, टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, और टाइप ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, टाइप ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या है। इन सारी बातों को सामने रख के हमने फिर डिसाइड करना होता है कि इंटरनल एनर्जी में हमने कौन से फोर्स देख रहे होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है, ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती हैं कि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मौजूद है या इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स मौजूद है। इसके बाद हम जो वाइब्रेशनल एनर्जी देख रहे होते हैं या रोटेशनल एनर्जी देख रहे होते हैं, ये जो है ये हम सब डिपेंड करता है कि वाइब्रेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, लेकिन हम किसी के इंटरनल एनर्जी मालूम नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट डिटरमिन, हम मालूम नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट डिटरमिन, हम क्या मालूम नहीं कर सकते हैं? वी कैन नॉट डिटरमिन द अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी। अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी, हमें इंटरनल एनर्जी का अमाउंट मालूम नहीं होता है। हम इंटरनल एनर्जी को कैसे मालूम कर सके? अलबत्ता हम डिफरेंस मालूम कर सकते हैं, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी मालूम कर सकते हैं, बट चेंज कैन बी डिटरमिन्ड, बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी change in internal energy can be determined by delta E2 minus E1। ये हम मालूम कर सकते हैं, इस तरह हम मालूम कर सकते हैं, जिसमें हम ये देख रहे होते हैं कि E2 और E1 है। अगर हम यहाँ से अगर हम इस वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी और इसको थोड़ा सा आगे ले जाना चाह रहे हैं, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन कौन सी? वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी और प्लस ट्रांसलेशनल एनर्जी। इस तरह हम इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, ये हम यहाँ पे इस तरह इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस कर सकते हैं। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसकी अगर हम एक और डेफिनेशन देखना चाहते हैं कि व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, तो हम लिखते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड। हमने क्या लिखना होता है? हमने लिखना होता है द अमाउंट ऑफ energy, the amount of energy evolved or absorbed or
absorbed during chemical reaction, during chemical reaction के दौरान at constant volume, यहाँ पे हमने at constant volume, यहाँ हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, यहाँ हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। इस कांस्टेंट वॉल्यूम में जब हम ये देख रहे होते हैं, इसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। और द चेंज इन इंटरनल एनर्जी हैज़ 3 पोर्शंस। इंटरनल एनर्जी के जो चेंज है वो 3 पोर्शंस है। देर आर 3 portions. There are 3 portions. There are 3 portions of change in internal energy. Change in internal energy. There are 3 portions of चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है इसके हमें 3 पोर्शंस हमारे पास होते हैं। इसमें पहला पोर्शन ये होता है, वो नंबर है द नंबर विच शो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ये बताता है। दूसरा हमें ये बताता है, यूनिट भी होता है, यूनिट भी चेंज ही तो बताता है हमें। द यूनिट होता है विच आल्सो शो चेंज, मैग्नीट्यूड के चेंज को बताता है, मैग्नीट्यूड चेंज। दूसरा पॉइंट भी हमें यही बताता है और हम ये चाहते हैं कि इसका जो तीसरा पॉइंट है, इसका जो तीसरा पोर्शन है, इस तीसरे पोर्शन को हमने अगर देखना होता है, ये फिर हमें ये बताता है कि हमें ये जो डायरेक्शन है ये बताता है कि कौन सा डायरेक्शन, द साइन, वो साइन हमें बता, द साइन विच शो डायरेक्शन, जो हमें डायरेक्शन बताता है कि जो पहली वाली एनर्जी थी, जो इनिशियल एनर्जी थी वो एनर्जी ज़्यादा है, जो फाइनल एनर्जी है वो एनर्जी ज़्यादा है। ये सारी बातें हमें मालूम होता है। और दूसरी बात यह है कि हम ये देख रहे होते हैं, increase in energy of the system occur with the decrease in energy of the surrounding। अब हम ये अगर ये देखना चाहते हैं कि if internal energy of system is increased, अगर ये सिस्टम की जो एनर्जी है वो क्या है, वो इंक्रीज हो रही, इसका मतलब यह है सराउंडिंग की एनर्जी डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज फिर क्या है, देन द सराउंडिंग एनर्जी, फिर सराउंडिंग एनर्जी, इसकी जो सराउंडिंग एनर्जी है, सराउंडिंग एनर्जी इज डिक्रीज्ड। ये ऐसा होता है। और अगर क्या इफ इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या है, इज डिक्रीज्ड, अगर ये डिक्रीज हो रही है, फिर इसका मतलब यह है कि द सराउंडिंग एनर्जी, तो इसका मतलब यह है कि द सराउंडिंग एनर्जी जो है उसमें चेंज आ रहा है, उसमें इंक्रीज आ रहा है, इज इंक्रीज्ड।
ये जो यहाँ तक हमारे जो इंटरनल एनर्जी के कुछ पॉइंट्स हमें पहले से ही मालूम होने चाहिए। अब अगर इंक्रीज़ हो रहा है इंटरनल एनर्जी में, अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? इफ़ इंटरनल एनर्जी इज़ इंक्रीज्ड, अगर हम कहते हैं इफ़ इंटरनल एनर्जी इज़ इंक्रीज्ड, इंटरनल एनर्जी अब इंक्रीज हो गया। इसके इंक्रीज होने की वजह से नंबर 1 बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड इज ब्रोकन। नंबर 2 काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, नंबर 3 फेज चेंज हो रहा है। ये सारी बातें हम इंटरनल एनर्जी के बारे में हम ये कह रहे होते हैं, इंटरनल एनर्जी के बारे में हम ये डिस्कस कर रहे होते हैं। इंटरनल एनर्जी को समझने के लिए हमें सबसे पहले एनर्जी मालूम होना चाहिए। एनर्जी असल में क्या है? हमने एक वर्क करना है, चेंज लेके आना है। चेंज लेके आने के लिए, वर्क करने के लिए जो चेंज लाने की सलाहियत है, जो वर्क करने की सलाहियत है, उस सलाहियत को, उस एबिलिटी को, उस कैपेबिलिटी को एनर्जी कहते हैं। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? जब भी 2 या 2 से ज़्यादा मालिक्यूल जब एक दूसरे के साथ टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, इनके टकराने की वजह से बॉन्ड टूटते हैं। बॉन्ड के टूटने की वजह से फिर बॉन्ड के टूटने के बाद फिर नए बॉन्ड बनते हैं। जब नए बॉन्ड बनते हैं तो नए बॉन्ड के बनने की वजह से केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस जिसमें बॉन्ड बन रहे होते हैं, बॉन्ड जो है एस बॉन्ड टूट रहे होते हैं, आयंस में टूट रहे होते हैं। उसके बाद ये जो आयंस हैं ये फिर दोबारा बन रहे होते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि अगर एक सब्सटेंस है, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है, ये केमिकल रिएक्शन कहलाता है। तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो क्या हो सकता है? कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं, इनके टकराने के बाद अगर ये टकराना फ्रूटफुल हम देखना चाहते हैं, इसका मतलब यह है प्रोडक्ट बनेगा। अगर इनका जो टकराना है ये फ्रूटफुल नहीं है, अगर इनका टकराना फ्रूटफुल नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, तो फिर ये प्रोडक्ट नहीं बनता है। अब इसके लिए जो है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है ताकि ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड कर सकें, और कोलाइड करने के बाद इनके बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो बॉन्ड को तोड़ सकें। ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है। एनर्जी की ज़रूरत कब पड़ती है? एनर्जी की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब हमने बॉन्ड को तोड़ना है। बॉन्ड को तोड़ने के बाद हमने इनका इफ़ेक्टिव कोलिजन करवानी है और साथ में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना है। उस वक्त तक हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस एनर्जी को, जो ये सारे काम करवाने के लिए हमें जिस एनर्जी की ज़रूरत है, उस एनर्जी को इंटरनल एनर्जी कहते हैं। जो इंटरनल एनर्जी है ये ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी हैं। इन तमाम एनर्जीज़ को हम इनके वैल्यूज़ को हम जब जमा कर देते हैं, सम अप कर देते हैं, तो फिर इसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी से फिर यहाँ क्या मुराद है? ऑल काइंड ऑफ एनर्जी से मुराद ये है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं, एक तो रेगुलर मोशन में होते हैं तो इनमें काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। दूसरा, मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस होता है। इस डिस्टेंस की वजह से एक दूसरे के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पैदा हो रही है। और अगर हम सिर्फ एटम के अंदर भी देखते हैं तो यहाँ भी एनर्जी मौजूद है। न्यूक्लियस वैलेंस शेल को अट्रैक्ट करके रख रहा है और इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर भागने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ भी फोर्स मौजूद है। सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये सारे फोर्स हम ले रहे होते हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी है
ये आम तौर पे 3 किस्म के होते हैं। एक किस्म की काइनेटिक एनर्जी में वाइब्रेशनल मोशन होता है। ये वाइब्रेशनल मोशन ऐसी एनर्जी है जो वाइब्रेशनल मोशन करवा रहा होता है। इसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम मौजूद है वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। दूसरा जो है वो रोटेशनल मोशन होता है। इसकी वजह से जो मॉलिक्यूल के अंदर रोटेट करने की सलाहियत पैदा होती है। तीसरा जो है वो ट्रांसलेशनल फोर्स है जो कि ट्रांसलेशनल मोशन करवाती हैं। ट्रांसलेशनल मोशन में ये होता है कि एक मॉलिक्यूल अपनी जगह से दूसरे मॉलिक्यूल के दूसरे अपनी जगह को बार बार चेंज कर रहा होता है। इसको ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। रोटेशनल मोशन ये है कि मॉलिक्यूल जो है ये रोटेट कर रहा होता है। वाइब्रेशनल में ये होता है कि एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है वो एक वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो वाइब्रेशनल मोशन हो जाएगा। ये सारी बातें हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के मुतलिक हैं। इंटरनल एनर्जी को हम ई से जाहिर करते हैं। इसमें जो है फिर हम अगर इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन के मुताबिक हम देखना चाहते हैं तो फिर ये इंटरनल एनर्जी है जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी होता है और जिसमें पोटेंशियल एनर्जी भी है। अब काइनेटिक एनर्जी के वैल्यूज़ को अगर हम लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के अगर हम वैल्यूज़ को लेते हैं तो इनको जब हम सम अप कर देते हैं, इसको क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट हमारे पास जॉल है। इंटरनल एनर्जी का जो एसआई यूनिट है वो जॉल है। अगर नॉन एसआई यूनिट की हम बात कर रहे होते हैं तो नॉन एसआई का जो यूनिट है वो कैलोरीज है। तो काइनेटिक एनर्जी है, इसमें हम इन सबको सम अप कर रहे होते हैं। तो इंटरनल एनर्जी किस बात पे डिपेंड करती है? डिपेंड ऑन दी मोशन ऑफ पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स कौन सा मोशन शो कर रहे हैं। अगर वो सिर्फ वाइब्रेट कर रहे हैं तो फिर ये वाइब्रेशनल एनर्जी हो गई है। रोटेट कर रहे हैं तो रोटेशनल एनर्जी हो गई है। और अगर ये ट्रांसलेट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो फिर ये ट्रांसलेशनल एनर्जी हो जाती है। इंटरनल एनर्जी आल्सो डिपेंड्स अपॉन दी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इनके बीच में बॉन्ड कौन सा मौजूद है। वेंडरवाल फोर्स मौजूद है, लंदन फोर्सेस मौजूद है, डायपोल मौजूद हैं। जो वेंडरवाल फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, इनमें कौन सी किस्म मौजूद है। इस किस्म को देखकर ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी कौन सी इंटरनल एनर्जी इसमें मौजूद है। और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स भी हम देख रहे होते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स में दो एटम के बीच में जब बॉन्ड बनता है, वो जो बॉन्ड बना हुआ है वो कौन सा बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, डेटिव बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड है। ये तमाम के तमाम बॉन्ड्स के बुनियाद पे ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी कैसी इंटरनल एनर्जी है। इसके साथ हम वी कैन नॉट डिटरमिन द अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी। हम जो उसकी जो फिक्स अमाउंट है वो तो मालूम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जो चेंज आ रहा है इंटरनल एनर्जी में, जो चेंज मौजूद है उस चेंज को हम बता सकते हैं। हम जो चेंज जितना भी आया है उसका डिफरेंस हम बता सकते हैं। तो असल इंटरनल एनर्जी में हम ये कहते हैं कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये वो एनर्जी है जो कि इवॉल्व हो रही है, इवॉल्व हुई है या एब्जॉर्ब हुई है। कहाँ इवॉल्व हुई है, कहाँ एब्जॉर्ब हुई है? ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। उस केमिकल रिएक्शन के दौरान हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट भी रखना है। इस दौरान जो एनर्जी इवॉल्व हो रही है, इस दौरान जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, वो भी इसके इंटरनल एनर्जी है, उसकी इंटरनल एनर्जी है। इस इंटरनल एनर्जी के जो चेंज है, इसमें जो चेंज आ रहा है, ये 3 पोर्शंस पर डिपेंड करता है। एक तो हमें ये बता रहा होता है कि चेंज जो आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या है। दूसरा हमें इसका यूनिट बता रहा होता है। तीसरा हमें ये भी बताया जा रहा होता है कि ये जो E2 है, एनर्जी E2 से E1 के तरफ जा रही है। E2 की एनर्जी ग्रेटर है या E1 की एनर्जी ग्रेटर है।
या E1 से E2 के तरफ जा रही है, कौन सी एनर्जी ग्रेटर है। दूसरी बात इसमें ये भी हमने देखनी है कि अगर इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम की अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो यहाँ पे हमने एक टॉपिक पढ़ा है जिसमें हमने ये पढ़ा था कि एक सिस्टम होता है जिसको क्लोज सिस्टम कहते हैं। क्लोज सिस्टम में ये होता है कि एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है। जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा अमाउंट में है, हायर कंसंट्रेशन में है, तो एनर्जी उस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के तरफ जा रही होती है। अगर एनर्जी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के तरफ जा रही है तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है। ये बात यहाँ पे सेंटेंस में मौजूद है कि अगर इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम की इंक्रीज हो रही है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, फिर जो है वो जो सराउंडिंग है एनर्जी, सराउंडिंग की जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाती है। इसके बरक्स अगर इंटरनल एनर्जी वो जो है वो डिक्रीज हो रही है, अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, फिर हम ये कहेंगे कि सराउंडिंग एनर्जी वो इंक्रीज हो गई है, वो इंक्रीज हो रही है, सराउंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अब अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज होने की वजह से कौन से काम हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसमें फिर हम ये करते हैं कि ये जो एनर्जी है ये इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। इंटरनल एनर्जी बढ़ने का मतलब ये है कि सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई है। सराउंडिंग से जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई तो एनर्जी कहाँ चली जाती है, ये एनर्जी जो एटम के अंदर बॉन्ड मौजूद है उस बॉन्ड को तोड़ने में लग जाती है, उस बॉन्ड को आयंस में कन्वर्ट करने में लग जाते हैं, उस बॉन्ड्स को उसमें एटम्स को आयोनाइजेशन करवा देते हैं। एटम्स को आयोनाइजेशन करवाने की वजह से आयंस में एटम तब्दील हो जाते हैं। तो एक तो यह है बॉन्ड जो है वो टूट जाता है, इंटरनल एनर्जी के इंक्रीज होने की वजह से बॉन्ड टूट जाता है। बॉन्ड के टूटने के बाद फिर वो जो इंटरनल एनर्जी है, हम इंटरनल एनर्जी को और बढ़ा रहे हैं। पहले हमने इंटरनल एनर्जी दे दी, थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दी, तो उसके देने की वजह से जो बॉन्ड है वो टूट गया है। अब हमने क्या किया है, अब हम उसको मज़ीद एनर्जी दे रहे हैं। जब हम मज़ीद एनर्जी दे रहे हैं तो जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने की वजह से इनका जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है वो बढ़ जाती है, ट्रांसलेशनल मोशन बढ़ जाता है। ट्रांसलेशनल मोशन के बढ़ जाने की वजह से ये जो है मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से मूव करने लगते हैं। अगर हमने जो सब्सटेंस लिया हुआ है वो अगर लिक्विड के फॉर्म में है तो लिक्विड के फॉर्म में जो मॉलिक्यूल्स शुरू में थे उनकी काइनेटिक एनर्जी कम थी, तो वो सिर्फ एक दूसरे के ऊपर से स्लिप होके जा रहे थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो ही ये हम एनर्जी मज़ीद बढ़ाते जा रहे हैं, जब एनर्जी मज़ीद बढ़ती जा रही है, अब इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है ये और ज़्यादा हो गई है। इनका जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है वो बढ़ गई है। ट्रांसलेशनल एनर्जी के बढ़ जाने की वजह से फेज़ चेंज हो जाता है। चीज़ सब्सटेंस या सिस्टम पहले लिक्विड फेज़ में थी, अब लिक्विड फेज़ में काइनेटिक एनर्जी के बढ़ जाने की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो बॉटम से आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, सरफेस पे पहुंच रहे हैं। जब ये बॉटम से सरफेस पे पहुंचते हैं, सरफेस पे पहुंचने के बाद फिर हम इनको मज़ीद एनर्जी दे रहे होते हैं, तो फिर ये सरफेस को छोड़कर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह इनका फेज़ चेंज आ जाता है। फेज़ चेंज के आने की वजह से ये हमारा जो इंटरनल एनर्जी की जो पूरी तफसील होती है वो सामने आ जाती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अल्लाह हाफ़िज़।